हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। नई वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक, जैसा कि हर बार होता है। और जो सॉल्यूशन यूनिट है वो हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने कंप्लीट कर लिए थे। शायद न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो आज नया टॉपिक है, और जो नया टॉपिक है वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग ए पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर से, या फिर हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट डाल दें, और सोल्यूट भी कैसा, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि जिसकी ना तो वेपर बने ना वो डिकम्पोज हो, ऐसा सोल्यूट अगर हम ऐड कर देते किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो प्योर सॉल्वेंट के अंदर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। कि जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो कम था सॉल्वेंट से। तो हमने कहा कि सॉल्वेंट को देखते हुए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आया, मीन सोल्यूट के ऐड करने पर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो कम हुआ। अब ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इसको जो हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मीन से जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि क्या थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ा, उसकी वैल्यूज चेंज हुई। अब ऐसे ही देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से कोई और भी डिफरेंस क्रिएट होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के ऊपर और किसी भी चीज के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो उसी को हम पढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखिए क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये है एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा आता है। मींस आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो प्योर वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 373.15 केल्विन। बट अगर उसके अंदर हम सॉल्ट डाल दें, या फिर इम्प्योर वाटर है, सी वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है प्योर वाटर से। देखिए वाटर वो भी है, वाटर वो भी है, एक प्योर वाटर है, दूसरा इम्प्योर वाटर है, जिसके अंदर काफ़ी जो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर सोल्यूट है। वही तो मतलब है ना, प्योर इम्प्योर का मतलब कि उसके अंदर मिक्सचर है, इम्प्योरिटीज़ है, मीन सोल्यूट है। तो अब उस सी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो प्योर वाटर से ज़्यादा क्यों है, उसी को तो पढ़ना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब उसको देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं टेक्निकली। तो देखिए कैसे, तो अब क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट ऐड करते हैं, और सोल्यूट भी कैसा, नॉन वोलेटाइल, तब सॉल्वेंट का सॉल्वेंट तो नहीं रहा, सोल्यूट के ऐड होने पर सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा आता है। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। है क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखिए पहले तो डिफाइन कर देता हूं मैं। डिफरेंस है ये, क्या है बेसिकली, डिफरेंस इन ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूं T0B से। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसके बाद एंड, और किसका, ऑफ एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको मैं डिनोट कर देता हूं TB से, इसको मैं डिनोट कर देता हूं TB से। तो TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T0B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इनके बीच में डिफरेंस। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी डिनोट कर लेते हैं। अब ये क्या है, सिमिलर डिफरेंस है, चेंज है, और चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। और किसके अंदर, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, डेल्टा TB। इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा TB। तो डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कैसे निकलेगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट को लिख लेते हैं हम T0B, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और डिफरेंस है किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, तो माइनस कर देते हैं किससे, किसको, TB को माइनस कर देते हैं TB को। अब ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो ये होगा अपोजिट, क्योंकि ज़्यादा किसका होता है, सॉल्यूशन का, ज़्यादा किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो TB माइनस T0B, TB माइनस T0B विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा
TB, that is delta TB, that is delta TB। तो ये है फॉर्मूला जो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल को सोल्व करते वक्त कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जनरली क्या है कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उनमें कितना डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। या इसको दूसरे वर्डों में कह लो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सॉल्वेंट के ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और उस हाई बॉइलिंग पॉइंट्स में और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। अब इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, KB इंटू M। ये फॉर्म भी है इसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ये फॉर्म भी, दूसरा फॉर्मूला ये भी है जहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ ए सॉल्वेंट। M क्या है, M है मोलैलिटी, M है मोलैलिटी, किसकी मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB तो आपको पता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आपको दूसरी किसी डिफरेंट बुक्स के अंदर ये भी लिखा मिल जाता है, इसके लिए दूसरी टर्म भी यूज होती है, इसके लिए होती है इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बजाय इसको ये भी लिखा मिल जाता है इबुलियोस्कोपी, इबुलियोस्कोपी। तो ये टर्म भी यूज होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबुलियोस्कोपी, इबुलियोस्कोपी का मतलब भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चाहे ये लिखा मिल जाए चाहे वो लिखा मिल जाए, तो दो डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अब ये कैसे आया, ये तो सिंपल है, ये कैसे आया इसको भी हम डिराइव करेंगे, किस तरह से इसे डिराइव होता है फॉर्मूला। बट इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। देखिए ये क्या है, मैंने एक सॉल्वेंट लिया था वाटर, ठीक है, जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था T0B, और इसके अंदर फिर मैंने सोल्यूट मिला दिया, इसके अंदर मिला दिया मैंने सोल्यूट, और सोल्यूट के मिलाने से बन गया सॉल्यूशन, इसके बनाने से बन गया हमारे पास है सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का भी क्या नोट किया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज TB। अब हमने देखा ये जो सॉल्यूट था, देखिए खास बात है सॉल्यूट की क्या है कि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कि ना तो ये आयंस में टूटेगा ना ही इसकी वेपर बनेगी। ऐसे सॉल्यूट को ऐड किया तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, तो अब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ श्योर सॉल्वेंट। कब, जब सॉल्यूट को हमने ऐड कर दिया। अब जो ये ज़्यादा होना है, ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना है, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, अगर हम कहें एक कंसेप्ट में, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट नहीं आता है, आप मेरी हेल्प कीजिए। ओके, कुछ बोलेंगे अगर कंसेप्ट नहीं आता तो पढ़ा के, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट मोर है, तो व्हाट विल बी वेपर प्रेशर। दो हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वन सॉल्वेंट है, boiling point of solvent sir, boiling point of first solvent is more than boiling point of second solvent। तो अब अगर इनके वेपर प्रेशर को मैं कंपेयर करने लग जाऊं, तो किसका ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका वेपर प्रेशर कम मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, पहले तो इसी को पढ़ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू गैसेज, सर ये डेफिनेशन तो काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बट इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, देखिए इस कंसेप्ट को समझिए। ये है अपना सॉल्वेंट, लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है इसकी बनेगी वेपर्स, ये इसकी वेपर्स बन रही हैं। ओके,
अब ये वेपर कैसे बनेगी, ऐसे ये वेपर बन रही है। ओके, अब देखिए ये वेपर को बनने से कौन रोक रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन वेपर्स को बनने से कौन रोक रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ये इसकी जो कोशिश कर रही है कि नहीं हम वेपर बनेंगे, बट ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नीचे से दबा रहा है कि नहीं आपके वेपर में बनने नहीं दूंगा, वेपर को वेपराइजेशन को रोक रहा है, गैसियस कंडीशन में जाने से रोक रहा है। अब अगर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, अब इन लिक्विड का जो प्रेशर है वो इसके ही इक्वल हो जाए, इनका भी जो वेपर प्रेशर वो लिक्विड के इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, 1 atm हो जाए इनका प्रेशर भी, तो क्या होगा, अब क्या ये रोक पाएगा, अब ये रोक नहीं पाएगा। इट मीन्स इस कंडीशन में लिक्विड की वेपर्स बन के ऊपर जो एस्केप हो जाएंगी, इट मीन्स इसकी बॉइलिंग होगी, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है 1 atm के, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज से वो मत बोलिएगा कि जिस टेम्परेचर के ऊपर सर लिक्विड है ना गैसेस में कन्वर्ट हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर टेक्निकली समझिए क्या है, क्यों हो जाता है, उस टेम्परेचर पे ही क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उस टेम्परेचर के ऊपर जो ऊपर से प्रेशर लग रहा था उससे ज्यादा प्रेशर या उसके इक्वल प्रेशर हो जाता है लिक्विड का, तो वो रोक नहीं पाता, इसलिए जो वेपर्स वो बन जाती हैं, बॉइल होने लग जाता है, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से वो वेपर के अंदर गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 273, बिल्कुल गलत, 373, कितना होता है 373.15 केल्विन, सेल्सियस में क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने चीज बताई, अब यहां से लेट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब है कि उसको ज़्यादा हीट करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा है वेपर में लेके आने के लिए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका मतलब है कि उसको कम हीट करने पर ही वो वेपर बना लेता है ना। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्या मतलब है कि ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी वेपर बनाने के लिए, एक का कम है कि कम हीट पे ही वेपर बन गई ज़्यादा, तो मीन्स अब ये वेपर बनाएगा कम, ये वेपर बनाएगा ज्यादा, अब ये वेपर कम बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा कम, ये वेपर ज्यादा बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा। मींस हम यहां से ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो रिलेशन वो इनवर्स का है, कि वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अब देखिए, अब ये ऐसा होता क्यों है, इसी को मैं समझा रहा हूं। हमने पढ़ लिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब एक सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो सही बात है कि जब हम सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस वजह से ये वजह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्यों है। तो देखिए अब हम इसको एक डायग्राम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अगर मैं ग्राफ ड्रा करने लग जाऊं, किस किस के बीच में मैं ग्राफ ड्रा करता हूं। एक एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर कि इधर मैं जा रहा हूं तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, कि ऊपर ग्राफ जा रहा था वेपर प्रेशर बढ़ रहा, उधर ग्राफ जा रहा था टेम्परेचर। तो अब हमने किसी कंडीशन पे मान लिया कि ये कंडीशन हमने मान ली, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट करती है 1 atm को, कि यहाँ पे इस सिचुएशन के ऊपर जब ग्राफ यहाँ पहुँचेगा तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा 1 atm के, सॉरी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 atm के। तो अब जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है किससे, सॉल्यूशन से, तो मीन्स, और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम है, तो अब दोनों को लेके जाना है 1 atm की कंडीशन पे। अब मैं दोनों को लेके जा रहा हूँ 1 atm कि मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया,
और उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाता गया, मैंने लिया 180 MPa, मैं लिया 180 MPa, फिर मैंने सॉल्यूशन लिया। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, अब ये किसके लिए ग्राफ है? ये सॉल्वेंट के लिए ग्राफ है, ये ग्राफ है सॉल्वेंट के लिए। अब मैं जो दूसरा ग्राफ ड्रा करूंगा वो दूसरा ग्राफ ड्रा करूंगा मैं सॉल्यूशन के लिए। तो अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है वो इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा? सोचिए, इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा? तो आप बोलोगे सर इसके नीचे आएगा, क्यों आएगा? देखिए हम दोनों के ग्राफ को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? 1 एटमॉस्फेयर के। हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, किससे? सॉल्यूशन से। किससे? सॉल्यूशन से। तो किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि सॉल्यूशन का ग्राफ इससे ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम। किसके ऐड करने पर? सोल्यूट के ऐड करने पर। तो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा? नीचे। इसका ग्राफ हमेशा आएगा नीचे। अब इसके ग्राफ को भी मैं लेके जाता हूँ कहाँ पे? इसके ग्राफ को भी मैं लेके जाता हूँ 180 MPa पे। क्यों? हम दोनों को बॉईल कर रहे हैं। 180 MPa पे लेके जाने का मतलब है कि इन दोनों सॉल्यूशन को हम बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, क्योंकि सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? 180 MPa। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने दोनों का वेपर प्रेशर, इस ग्राफ को मैं यहाँ 180 MPa तक लेके गया। इट मीन्स इस टाइम पे जो टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये किसका ग्राफ था? सॉल्वेंट का। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? यहाँ पे ये होगा T0B, और ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर ये होगा TB, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो अब ग्राफ से भी हम देख रहे हैं कि TB की वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। अब कहोगे सर ये कब लिखा हमने? ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ग्राफ में देखिए ये जो वैल्यू है, इधर वैल्यू बढ़ रही है, अब इसकी वैल्यू इधर है, तो पिछले वैल्यू से तो ज़्यादा है। इतना तो आपको बेसिक आपको पता है। तो देखिए, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ वी कैन से TB इज ग्रेटर देन T0B, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। कब? जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब जो इनका डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, देखिए ये इन दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, यही तो होगा डेल्टा TB, यही तो होगा डेल्टा TB, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इस तरह से मैंने आपको ग्राफ से भी बताया कि ग्राफ कैसे ड्रा होता है। ग्राफ हमेशा नीचे ही क्यों आएगा? और 180 MPa पे जाने का मतलब क्या था? 180 MPa पे जाने का मतलब था बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर वो 180 MPa इक्वल हो जाता है। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों हुआ? ग्राफ कैसे ड्रा होगा, मतलब क्या है, निकाले कैसे? तो अब अगर हम TB में से T0B को माइनस कर दें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से माइनस कर दें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो निकल के क्या आएगा? ये, और यही तो क्या है? डेल्टा TB। तो पहला फॉर्मूला जो ड्रा हुआ था, पहला फॉर्मूला जो बना था वो तो था ये। किस तरह से बना मैंने ग्राफ से बताया। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आया, अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आया। तो उससे पहले अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं लिखी है तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल जब प्रेशर हो जाए वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं ये कहाँ से आया, कि सर वो तो बड़ा आसान था, आपने बता दिया। अब ये कहाँ से आया? अब भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो ड्राइव होगा ही नहीं, ये तो ड्राइव होगा ही नहीं। तो चलो हम कोशिश करते हैं ड्राइव करने की। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और ये बड़ा चटपटा सा वर्ड है, क्या है ये? इब्यूलियोस्कोपी या ब्यूलियोस्कोपी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या इसको क्या क्या बोलता है। यह इब्यूलियोस्कोपी, ठीक है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वही है, ये जो आपसे बोला जाए वही बोल देना, इब्यूलियोस्कोपी। ओके, तो ये डिराइव कैसे हुआ? देखिए कि हमने पढ़ा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू KB इंटू M। अब KB क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है क्या? ये भी बताएंगे। पहले इसको ड्राइव तो कर लेंगे, फिर ये ड्राइव क्या पता हम गलत पढ़ रहे हूँ, तो इसको ड्राइव कर। देखिए हमने ये पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर, हम ये पढ़ चुके हैं एज वी नो दैट कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, उतना ही बढ़ेगा क्या, उतना ही बढ़ेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात फिर से बोलता हूँ कि जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब ये किस किस को समझ नहीं आया? किसी को नहीं आया? सर देखो, अभी तो मैंने बताया था कि जब जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तब तक वेपर प्रेशर जब तक घटेगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर घटेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फिर से बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि एज वी नो दैट lowering of a vapor pressure directly proportional to elevation in boiling point, और elevation in boiling point का मतलब है डेल्टा टीबी। तो जितना वेपर प्रेशर लोअर होगा उतना ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब ये बात समझ में आई है? अगर नहीं आई तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, एक बार फिर से सोचिए। कैसे सोच लिया? वेरी गुड, ओके, समझ भी आ गया, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम पढ़ तो चुके। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल आता है सर मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टीबी के। इसको पलट कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। बहुत अच्छे। अब देखिए, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू, इसको हटा के हमने के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया के इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में टोटल मोल्स। अब मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, लेट सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट। अब ये बोलोगे सर ये कैसे मान ले, क्यों मान ले हम सॉल्यूशन इज डाइल्यूट? देखो, हम किसको पढ़ रहे हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ अप्लाई होती हैं आइडल सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन आइडल हो सकता है सिर्फ एक ही कंडीशन में कि जब जो सॉल्यूशन है वो वेरी वेरी डाइल्यूट हो। तो इसीलिए हमने मान लिया सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट। तो देखिए, अब सॉल्यूशन जब वेरी वेरी डाइल्यूट है, देयरफॉर N2 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को 0 मान सकते हैं। ऊपर मान लेना है, ऊपर नहीं, आपको पता है कहाँ मानते हैं हम, नीचे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू N2, और मैंने इसको कर दिया नेगलेक्ट, तो नीचे रह गया N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अब देखिए, अब ये क्या होता है, इसको भी एक्सपेंड करता हूँ। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास बाई में मोलर मास। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के इंटू, ऊपर वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ सोल्यूट W2 बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2। कोई दिक्कत नहीं है। N1 क्या है? N1 मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो हम इसको क्या लिखें? मोल्स ऑफ सोलवेंट को हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हमारे को जाना है मोलैलिटी में, देखिए मोलैलिटी हमारे को चाहिए, तो हम इसको चाहे रहने भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम ऐसे रहने देते हैं N2, कोई दिक्कत नहीं है। हम N1 को ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसी स्टेप से हमारा काम चल जाएगा। N1 क्या है? मोल्स ऑफ सोलवेंट कैसे निकलेंगे? मास बाई में मोलर मास। मास किसका? मास ऑफ ए सोलवेंट, दैट इज W1 बाई में मोलर मास ऑफ सोलवेंट W2, या M2, मोलर मास को हम M2 से, सोलवेंट का है तो 1, क्योंकि सोलवेंट के लिए हम हर जगह क्या यूज़ करें? 1। तो मोल्स ऑफ सोलवेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया मास ऑफ सोलवेंट बाई में मोलर मास ऑफ सोलवेंट। कर सकते हैं, आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला यही होता है। अब ये चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ K इंटू, देखिए M1 है, ऊपर आ जाएगा M1 इंटू N2 बाई में W1, अब भी समझ नहीं आया सर? बिल्कुल भी समझ नहीं। देखिए, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या है? मास ऑफ सोलवेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी, इसी को तो हम कहते हैं मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के इंटू m1 इंटू, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं मोलैलिटी, इसको हम लिख सकते हैं मोलैलिटी कब, इफ W1 इज इक्वल टू 1 kg। हम मान लेते हैं कि जो मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखिए जो मोलैलिटी किस में निकालते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने W1 को मान लिया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो देखिए 1 kg हो गया, तो ये चीज, ये टर्म बन गई हमारी मोलैलिटी, ये टर्म हमारी बन गई मोलैलिटी। तो अब ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है, ये है सर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या मैं ये पूछता हूँ आपसे, क्या मोलर मास ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस कांस्टेंट नहीं होता है? बिल्कुल, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। मींस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया, और जिसको हमने लिखा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, इन दोनों को मिला के हमने, जिसको हमने लिख दिया के बी इंटू में मोलैलिटी, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट। तो ये है हमारा कांस्टेंट और ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ड्राइव किया, ये फॉर्मूला कैसे बना। अब ज़रूरी नहीं था ड्राइवेशन, बिल्कुल जरूरी, मैंने बस बताया है, कहीं आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो सर को आती नहीं इसलिए नहीं करवा रहे, ज़रूरत नहीं थी, बट मैं छोड़ भी देता, बट फिर भी मैंने बताया है। तो देखिए फिर से क्या है, हमारे को पता है कि जितना ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, दोनों को रिलेट कर दिया। अब लोअरिंग वेपर प्रेशर की वैल्यू हमारे को पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दोनों को हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को N2 बाई N1 N2, अब सॉल्यूशन डाइल्यूट है, N2 को नेगलेक्ट कर दिया, इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी K इंटू N2 बाई में N1। अब N1 को रिप्लेस कर दिया W1 बाई में M1 से, क्योंकि ये क्या था, मोल्स ऑफ सोल्वेंट था, और मोल्स ऑफ सोल्वेंट किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ सोल्वेंट डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ सोल्वेंट। तो दोनों को डिवाइड करने से फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये। अब हमने ध्यान से जब इसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो N2 बाई में W1, अरे यही तो होता है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी से हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों कांस्टेंट थे, इन दोनों को बदल के हमने नया कांस्टेंट दिया KB इंटू एम, सॉरी KB क्या होता है, K इंटू M1, KB इंटू M। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन था कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। तो दोनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, वो भी TB माइनस में T नोट भी, और ये भी, दोनों फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने, दोनों ही हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते वक्त। तो अब हम देखते हैं कि कई बार आपके एग्जाम्स में है ना ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप। तो देखिए डिफाइन करते हैं, डिराइवेशन कैसे है, समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो अब देखिए कि KB क्या है, हम पढ़ते हैं कि KB क्या है, KB क्या है, ये KB क्या है, ये KB क्या है। देखिए KB क्या है, इसको बोलते हैं हमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये दो टर्म यूज होती हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब है क्या, अब देखिए ये है क्या, इसको डिफाइन करने के लिए हम इसका फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला निकालते हैं हमने यहाँ पे KB का फॉर्मूला निकाल लिया, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइड बाई में मोलैलिटी, डिवाइड बाई में मोलैलिटी। तो अब अगर हम मोलैलिटी को 1 मान लें, अगर हम मान लेते मोलैलिटी को 1, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TB डिवाइड बाई में 1, क्योंकि मोलैलिटी 1 है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर KB इज इक्वल टू डेल्टा TB, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB। या सिंपली यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में मोलैलिटी को 1 मान लो, मोलैलिटी को 1 मान लो, जैसे ही मोलैलिटी को 1 माना तो KB किसके इक्वल आ गया, डेल्टा TB के। ऐसे करना तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। KB इक्वल आ गया डेल्टा TB के, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB कब, जब मोलैलिटी का क्या माना 1। तो क्या हम लिख सकते हैं डेफिनेशन कि यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, ये एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, कि यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट कब, वहन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन
मैंने मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ए 1, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ए 1, कि जब सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 1 है तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वही क्या है, एलिवेशन, मोलर एलिवेशन है कांस्टेंट या फिर यूबिलियोस्कोपी के कांस्टेंट। तो ये था यूबिलियोस्कोपी के कांस्टेंट क्या है। अब इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो इसकी वैल्यू है वो एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है। जैसे मैं बताता हूँ, वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू है Kb की, वाटर के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 0.52, बेंजीन के लिए है 2.52, ओके, इथाइल अल्कोहल के लिए है शायद 1.42 या 1 पॉइंट के कुछ समथिंग, और एसिटिक एसिड के लिए है 2.02, एसिटिक एसिड के लिए है इथर के लिए है, या और एसिटिक एसिड के लिए है 2.92 कुछ। तो इसलिए मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू फिक्स है, मीन्स Kb डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, की एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है इसकी वैल्यू, तो ये होता है Kb। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दो फॉर्मूले बनते हैं, कैसे डिराइव हुए, और ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये था कि जब जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। अब जो ये बढ़ा है, ये जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, इसी को कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन का तो बढ़ना, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किन किन चीज़ों की जरूरत है, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से भी न्यूमेरिकल, तो देखिए आपसे मैंने सभी पता कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल पूछा जाना है वो न्यूमेरिकल पूछा जाना है किसके बेसिस पे, मोलर मास ऑफ कांस्टेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ कांस्टेंट बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ मैं भी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कि कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। तो कैसे निकलेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, देखिए बिल्कुल आसान है, निकालते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा टी Kb इंटू एम। आपसे ये चीज़ें इनको रिलेट करके आपसे पूछेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम मोलैलिटी के फॉर्मूले को रिप्लेस कर लेते हैं, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखिए 2 का मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, बाई में मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, 1 है तो सोलवेंट है, 2 है तो सोल्यूट है। अब इसको भी रिप्लेस कर देते हैं हम। N2 क्या होता है, देखो Kb का ही होता, कोई दिक्कत नहीं है, बाई में W1 कोई दिक्कत नहीं है, इनटू N2 क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, W2 बाई में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये बन गया डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू W2 बाई में W1 इंटू M2। अब देखिए यहाँ पे जो मोलैलिटी है ना वो निकलती है 1 kg में, बट आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर ज़्यादातर जो वैल्यू है वो दी मिलेगी ग्राम्स में, कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो आपको मास ऑफ सोल्यूट है वो आपको जनरली दिया मिलेगा ग्राम्स में, बट मोलैलिटी होती है केजी में। तो इसीलिए उस ग्राम और किलोग्राम के कंसेप्ट को सोल्व करने के लिए परमानेंटली हम बस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, क्यों करते हैं कंसंट्रेशन टर्म में मैंने बताया है। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया फाइनल फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, कब, जब हमारे को ये चीज़ें दे रखी हैं। तो आप ये लगा सकते हो। अब जो यहाँ से जो निकालना पड़ेगा वो बोलेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आपको निकालने के लिए बोलेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो कैसे निकलेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही तो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, निकाल दो। क्या हो जाएगा, M2 विल बी इक्वल टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई में W1 इंटू डेल्टा Tb, W1 इंटू डेल्टा Tb। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले को आप मेमोराइज करोगे, दोनों जितने मैंने 4-5 फॉर्मूले बनाए सारे देखो रिलेटेड हैं, डिराइव कर सकते हैं। एक फॉर्मूला कोई भी याद कर लो वहाँ से, बट हर बार डिराइव करा, न्यूमेरिकल में बैठ के क्या फॉर्मूला डिराइव करोगे, नहीं, न्यूमेरिकल में बैठ कर फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ये जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मास को हमेशा रखना ग्राम में,
केजी में रखना है तो 1000 को हटा लेना। तो इससे तो हो सकता है कई स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में मान लो मास दिया है 20 ग्राम, उसको क्या कर लेते हैं, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा 0.02 केजी, 0.02 केजी। अब वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो उनको 1000 यूज नहीं करना, 1000 तभी यूज करना है जब आप मास को डायरेक्ट 20 ग्राम्स में, तो इसी कन्वर्जन को तो मैंने रिमूव किया है इस 1000 को मल्टीप्लाई करके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं इस पे न्यूमेरिकल, तो अब हम करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। तो देखिए तो चलिए स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, और जो दोनों ही न्यूमेरिकल्स हैं ये किसके हैं, ये हैं दोनों एनसीईआरटी के। बस मैं आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि इनसे जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर पे, तो ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करना कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। हम वेंट ऑफ फैक्टर को करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स काफ़ी करते हैं, हम दिक्कत मत लीजिए। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को। एक बार आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपकी जो स्पीड है स्टडी करने की वो बहुत अच्छी है, बेशक आपको एक आध स्टूडेंट को थोड़ा सा कम दिखता है, बट फिर भी उसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना, फोन में तो दिखाई देता है। अब देखिए, तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, वीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। ओके, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ एनवी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बोल रहा है जब 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बेंजीन के 90 ग्राम में डिजोल्व कर दिए गए, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बोला बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वही तो पढ़ा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वेरी गुड, टू 354 की पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था ये था, अब सॉल्यूशन बनने के बाद, सोल्यूट को ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अब कैलकुलेट द मोलर मास, बोला मोलर मास निकालो, M2 का मतलब देखिए M2 आ जाए, मैं अगर न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं तो उसका मतलब होगा सोल्यूट, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट जब Kb ऑफ बेंजीन हमारे को दे रखा है, वेरी गुड। तो पहले न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। हमारे को निकालने को क्या बोला गया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे को निकालने को बोला गया है सर मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। अब इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मूले को डायरेक्ट मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपसे यही निकलवाया जाएगा। क्या होता है, ये आया था सर Kb इंटू W2 बाई में W1 इंटू डेल्टा TB इंटू 1000, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। क्या फॉर्मूला सही है, बिल्कुल फॉर्मूला सही है। तो देखिए अब हमारे क्या चाहिए, Kb चाहिए, W2 मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, और डेल्टा TB चाहिए। तो डेल्टा TB है क्या हमारे पास, क्या हमारे पास डेल्टा TB है, डेल्टा TB तो नहीं है सर। डेल्टा TB क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग, कितना बढ़ा है, अब वो कैसे निकालें, देखिए ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है, सोलवेंट, मीन्स हमारे को यहाँ पे दे दिया T नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट दे दिया, कितना दिया है 353.23 केल्विन। ओके, और फिर इसके ऐड करने पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ये हो गया, मीन्स ये हमारे को दे दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB दे दिया, कितना 354.11 केल्विन। ओके, तो अब चाहिए क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे था, डेल्टा TB विल बी इक्वल टू TB माइनस TB नोट, या सॉरी T नोट बी। देखिए कितना है TB 354.11 केल्विन माइनस T नोट बी, T नोट बी कितना है 353.23 केल्विन, माइनस कर दो 8, ओके 8, हाँ जी 8 गए 30, ओके 0.88 केल्विन। डेल्टा TB हमारे पास आ गया, डेल्टा TB हमारे पास आ गया है 0.8 केल्विन, नो प्रॉब्लम। तो डेल्टा TB आ गया, अब तो बस वैल्यू पुट करनी है। क्या Kb दे रखा है, Kb दे रखा है। क्या W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन मीन्स W1 भी दे दिया, W1 भी दे दिया, डेल्टा TB भी आ गया। तो क्या करना है, बस फॉर्म में पुट करना है, Kb जगह वैल्यू पुट कर दो। Kb कितना है 2.53, ओके। अच्छा W2 कितना है 1.8, उसके बाद W1 कितना है 90, उसके बाद डेल्टा TB कितना है 0.88। कैलकुलेट कर लो, देखिए यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट करना, आप तो बस सिंपली कैलकुलेट करना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने तरीका बताया है। तो देखिए पहले हमने निकाला डेल्टा TB, क्योंकि फॉर्मूले में डेल्टा TB चाहिए था। डेल्टा TB कैसे निकाला, TB माइनस T नोट बी, TB माइनस T नोट बी निकाला 0.88, तो आप निकाल सकते हैं। तो इतना जो
ऐड करने पर 0.88 केल्विन से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, यही होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए जो कैलकुलेशन वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप एक बार पढ़िए, बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत स्पीड है आपकी, आपने पढ़ लिया, यस आपने पढ़ लिया, बोलिए बोलिए जी आपने पढ़ लिया। तो देखिए तो हम करते हैं सोल्व इसको। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, बोल रहा है ग्लूकोज के 18 ग्राम डिजोल्व कर दिए वाटर के 1 kg में, मतलब मास ऑफ सोल्यूट भी दे दिया और क्या दे दिया, ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट भी दे दिया, बहुत अच्छे। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉईल, बोल रहा अब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, कब, जब ग्लूकोज मिला दिया, मीन्स ये हमारे से पूछ रहा है ये हमारे से पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी हमारे को निकालने को बोल रहा है। एट 1.03 बार प्रेशर, ये कितना प्रेशर है, ये प्रेशर है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेशर है 1 atm, 1 atm, क्योंकि 1 atm 1.03 बार के इक्वल होता है, तो मीन्स ये हमारे से बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। केबी फॉर वाटर, वाटर का केबी दे दिया, हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा है टीबी, हमारे से पूछा है टीबी, तो हमारे से पूछा है टीबी, तो टीबी निकालने को बोला गया है, बहुत अच्छे। दिया क्या क्या है, हमारे को दे दिया W2, कितना दिया है 18 ग्राम, बहुत अच्छे। हमारे को दे दिया W1 कितना दिया है, देखिए 1 kg दे रखा है, मैंने 1000 ग्राम बदल लिया, क्यों बदल लिया, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद बोल रहा है केबी दे दिया, केबी, ये देखिए कांस्टेंट है, ये वैल्यू याद कर लो आप, केबी की वाटर की हमेशा जनरली आपको मिलेगी 1.52, अच्छा केल्विन kg पर मोल, ओके केल्विन kg पर मोल। भाई मैंने मेरे से है ना ये रह गया, केबी की यूनिट बताना, शायद मैंने केबी की यूनिट्स नहीं बताई, तो देखिए केबी की यूनिट हम निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल से पहले, पिछले में भी हमने यूज की थी। देखिए केबी की यूनिट कैसे आती है, देखिए फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, केबी इंटू मोलैलिटी। तो अब केबी की फॉर्मूला निकालो यहाँ से, ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बाई में मोलैलिटी, डेल्टा टीबी बाई में मोलैलिटी। अब देखिए डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितना चेंज हुआ, कितना वो बढ़ा, तो इसकी यूनिट क्या होगी केल्विन, ऊपर वाली टर्म की यूनिट क्या होगी केल्विन। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी की यूनिट होती है सर मोल्स, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो अब मोल्स पर केजी, अब ऊपर जाएगा, देखिए केजी कहाँ जाएगा ऊपर, केजी जाएगा ऊपर, केजी जाएगा ऊपर, तो नीचे रहेगा मोल्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ केल्विन केजी, और मोल नीचे है तो लिख सकता हूँ पर मोल, तो ये यूनिट हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल। अगर आपने यूनिट्स नोट्स के अंदर ये ऐड नहीं किया है तो आप वहाँ पे जहाँ पे केबी को हम डिफाइन कर रहे थे, आई एम वेरी वेरी सॉरी ये रह गया था, यूनिट्स मैंने नहीं बताई, तो यूनिट्स क्या होती हैं केल्विन केजी पर मोल। और भी हो सकती हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं यहाँ पे केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होती है मोलल, हम मोलैलिटी को क्या भी बोल देते हैं इसकी यूनिट्स को मोलल, हम मोल पर केजी को मोलल भी बोल देते हैं, तो सिंपल हम ये कहते हैं केल्विन मोलल, केल्विन पर मोलल। तो इसलिए लेकिन ज़्यादातर जो यूनिट यूज होगी वो ये होगी, आप इसी को याद रखिएगा, ठीक है, वैसे कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। ओके, तो अब न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो हमारे को टीबी दे दिया, W2 दे दिया, W1 केबी, हमारे से पूछा क्या है, हमारे से पूछा टीबी। अब टीबी नोट दिया है क्या, अब टीबी नोट तो नहीं दिया, अरे सर टीबी नोट देखिए वाटर है, वाटर है, सोलवेंट वाटर है, तो टीबी नोट तो दे दिया, वाटर का तो याद होता है भाई, टीबी नोट याद कर लो, टी नोट बी हमारे को दे दिया 373.15 केल्विन। ओके, तो अब टीबी कैसे निकाले सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। देखिए टीबी कैसे निकलेगा, टीबी निकलेगा, एक फॉर्मूला हमारे को याद होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस में टी नोट बी। अगर ये निकल जाए, ये निकल जाए, ये है, ये निकाल लें तो फिर हम ये निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, टीबी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा टी नोट बी, तो ये हो जाएगा टी नोट बी। तो इस तरह से हम निकालेंगे टीबी। अब ये कैसे निकालें सर, अब ये टीबी कैसे निकालें, टीबी तो सॉरी टी नोट बी कैसे निकाले, डेल्टा टीबी कैसे निकालें, डेल्टा टीबी तो सर निकलेगा ही नहीं। देखिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला तो होता है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई में और क्या था W1 इंटू क्या होता है कि W1 इंटू क्या रह गया, W1 इंटू
m2, W1 इंटू m2, सॉरी ये मेरे से रह गया था। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा टीबी का, ये डेल्टा टीबी का होता है फॉर्मूला। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला KB इंटू W2 इंटू 1000 W1 इंटू m2। तो अब हमारे को दिया गया है, ये निकालना है, क्या KB है, KB है सर, W2 है, W2 भी है सर, W1 है, m2 नहीं है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं है। देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, जो सोल्यूट है हमारा कौन है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मोलर मास आप याद कर लीजिए, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, 180 ग्राम पर मोल। तो बिल्कुल याद हो जाएगा, रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। m2 की जगह क्या करूँ मैं, 180, W2 की जगह क्या यूज़ करूँ मैं, 18, और उसके बाद W1 क्या है, W1 है सर 1000 ग्राम, 1000 से 1000 कैंसिल। KB कितना है, 0.52, KB कितना है, 0.52। देखिए सारी वैल्यू दी हुई हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा 1/10, है ना, 18 10 जा 1/10। तो ये रह गया, ये आ गया अपना डेल्टा टीबी, आ गया अपना कितना, 0.52 डिवाइड बाई में 10, 0.52 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, 0.052। तो डेल्टा टीबी आ गया 0.052, डेल्टा टीबी आ गया 0.052। अब निकालना क्या है, टीबी, अब निकालना है टीबी, टीबी निकाल दो। डेल्टा टीबी कितना है, 0.052 प्लस में टीबी नोट कितना, 373.15, ऐड करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। ऐड करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल छोटा सा ही था, बट थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ी कि हमारे को टीबी निकालना है, W2 दे दिया, W1 दे दिया, KB दे दिया, T नोट भी दे दिया, दिया नहीं बट मेमोराइज था, लिख लिया। तो फिर हमने देखा कि अब टीबी कैसे निकले, अब पता लगा कि डेल्टा टीबी चाहिए। तो डेल्टा टीबी कैसे, डेल्टा टीबी से हमने टीबी को कैसे निकाला, पहले डेल्टा टीबी निकाला, फिर टीबी निकाला। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को अप्रोच किया। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आएगा, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। 3-4 न्यूमेरिकल्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। करना कैसे है वो मैंने आपको बताया, फॉर्मूले मेमोराइज हैं तो आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से सोल्व कर पाओगे। बट जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम में आने के लायक न्यूमेरिकल्स, ये भी आ सकते हैं, NCERT के बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो वेंट ऑफ फैक्टर वाले, तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम करते हैं पहले, उसके बाद ये पढ़ते हैं। तो हम एक हमारी जो रहती है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर और फिर न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आप घबराइए नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, इतने न्यूमेरिकल्स करवा देंगे कि आप खुद बदल हो जाएंगे कि कौन सा करो कौन सा ना करो, है ना। अच्छा डायलॉग था, ओके। तो देखिए ये थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।